अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी शानदार कंट्री की कि जहां ज़मीन का आखिरी किनारा मौजूद है और उसके आगे सिर्फ पानी ही पानी है। और एक ऐसा मुल्क जिसका एक ऐसा इलाका भी है जहां आपको मरने की इजाज़त भी नहीं है। और एक ऐसा अनोखा मुल्क जो समुद्री लुटेरों का घर हुआ करता था। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे नॉर्वे की और बताएंगे नॉर्वे के वो हैरत अंगेज़ राज जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो बगैर ताख़ीर के अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। ये एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 54,74,000 है और आबादी के लिहाज से ये 119वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,85,207 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से यह दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की तकरीबन 84% आबादी शहरों में आबाद है, जबकि सिर्फ 16% लोग गाँव में रहते हैं। ये मुल्क छोटा तो ज़रूर है मगर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ के लोग तालीम, सेहत और सहूलतों में बाकी दुनिया से बहुत आगे हैं। दोस्तों, नॉर्वे की खूबसूरती, बर्फ़ से ढके पहाड़, लंबे लंबे दरिया और साफ़ सुथरा माहौल इसे दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शामिल करते हैं। नॉर्वे एक पुरअमन मुल्क है। 2024 के पीस इंडेक्स के मुताबिक ये दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में से एक है और इसकी पोजीशन 24वें नंबर पर आती है। यहाँ के लोग खुशहाल और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोग बहुत कम गुस्सा करते हैं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। ये लोग ज़्यादा सोशल और मेल जोल वाले नहीं होते और कभी भी किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। ये यूरोप का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी सरहदें स्वीडन, रशिया और फिनलैंड के साथ लगती हैं, जबकि समंदर के पार डेनमार्क मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे ने आज तक अपने किसी भी हमसाया मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ी। नॉर्वे की सरकारी ज़ुबान नॉर्वियन है और यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी मुकामी ज़ुबान ही बोलते हैं। हालांकि स्कूलों और कॉलेजों में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और नौजवान नस्ल इंग्लिश समझ भी लेती है, लेकिन फिर भी आम मार्केट या छोटे शहरों में आने वाले टूरिस्ट को ज़ुबान के लिहाज से काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। दोस्तों, नॉर्वे का सबसे हैरान कुन और मशहूर कुदरती कमाल इसके शुमाली इलाके हैं जो नॉर्थ पोल के करीब वाक़या हैं। नॉर्थ पोल का मतलब है ज़मीन का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, जिसे ज़मीन की छत भी कहा जा सकता है। इसी मुकाम की वजह से नॉर्वे के कुछ हिस्सों में दिन और रात का निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। यहाँ गर्मियों में एक ऐसा वक्त आता है जब तकरीबन 76 दिन तक सूरज गुरूब ही नहीं होता, यानी दिन और रात के बजाय हर वक्त दिन ही रहता है। रात के 12 बजे भी आपको सूरज आसमान पर नजर आएगा। ये आमतौर पर मई से जुलाई के दरमियान होता है। टूरिस्ट दुनिया भर से सिर्फ इस मंजर को देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन वहीं सर्दियों में इसका बिल्कुल उल्ट नज़ारा देखने को मिलता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में नॉर्वे के इन्हीं शुमाली इलाकों में कई हफ्ते तक सूरज निकलता ही नहीं। हर वक्त अंधेरा रहता है और लोग अपने सारे काम अंधेरे में ही करते हैं। दोस्तों, इन्हीं अंधेरी रातों में एक और अजीब और खूबसूरत चीज़ नज़र आती है जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। आसमान पर सब्ज़, नीले और जामुनी रंग की रोशनियों का नाच दुनिया का सबसे हसीन नज़ारा है और यह सिर्फ उन इलाकों में देखा जा सकता है जो नॉर्थ पोल के करीब मौजूद है। नॉर्वे उन्हीं चंद खुशनसीब मुल्कों में शामिल है जहां लोग ये कुदरती करिश्मा अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की बर्फानी सरजमीन में एक बहुत ही दिलचस्प तजर्बा है जिसे डॉग स्लेजिंग कहते हैं। ये बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी होती है जिसे ताकतवर हस्की नस्ल के कुत्ते खींचते हैं। पुराने ज़माने में लोग इसी पर सफ़र करते थे, लेकिन आज ये एक शानदार एडवेंचर बन चुका है। जब दर्जनों कुत्ते बर्फ़ में दौड़ते हैं और आप स्लेज पर बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के सीन में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर यह सफ़र आप रात को करें और ऊपर आसमान पर रंग बिरंगी नॉर्दर्न लाइट्स भी नज़र आ रही हों तो यह ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश लम्हा बन जाता है। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के पास खुश रहने की ट्रिक मौजूद है। जी हाँ, इन लोगों का मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से इंसान खुश रहता है, लेकिन यह सिर्फ इन लोगों का मानना ही नहीं बल्कि इस बात के पीछे साइंस भी मौजूद है। ठंडे पानी से नहाने को कोल्ड वाटर थेरेपी कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने के बाद दिमाग में कुछ खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे डोपामाइन और एंड्रोफिन ज़्यादा बनते हैं। ये हार्मोन्स इंसान को खुश और रिलैक्स रखते हैं और ठंडे पानी से नहाने की ये आदत डिप्रेशन और टेंशन कम करने में भी मदद देती है। इसीलिए नॉर्वे के लोग ज़्यादातर ठंडे पानी से ही नहाते हैं और यही उनके खुश रहने का राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में पाकिस्तानी चौथी बड़ी कम्युनिटी है?
2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,40,000 पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं। ये पाकिस्तानी बहुत अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। नॉर्वे दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में शुमार होता है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि 2023 में यहाँ क्राइम रेट सिर्फ 0.3% था, यानी लोग यहाँ सुकून और अमन के साथ जिंदगी गुजारते हैं। नॉर्वे का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यही सर्दी और बर्फ़बारी इस मुल्क को और भी खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्वे के एक हैरत अंगेज़ हिस्से स्वालबार्ड की। ये जगह नॉर्वे से तकरीबन 930 किलोमीटर दूर ज़मीन के बिल्कुल शुमाल में नॉर्थ पोल के करीब वाक़या है और इसे दुनिया की सबसे मुनफरिद जगहों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये इलाका हैरत अंगेज़ हकीकतों से भरा हुआ है। स्वालबार्ड की कुल आबादी बहुत कम है और यहाँ तकरीबन सिर्फ 2500 के करीब लोग रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये सिर्फ 2500 लोग नॉर्वे से इतनी दूर इस बेआबाद और बर्फ से ढकी हुई जगह में क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, इसकी वजह है कोयले की माइंस। जी हाँ, यहाँ कोयले की माइंस बड़ी मिकदार में मौजूद है और यहाँ के ज़्यादातर लोग उन कोयले की माइंस में ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्वालबार्ड में एक बहुत ही कमाल की चीज़ भी मौजूद है जिसे ग्लोबल सीड वॉल्ट कहा जाता है। ये एक महफूज टनल है जो बर्फ़ के अंदर बनाई गई है। इसे दुनिया का सबसे महफूज गोदाम भी कहा जाता है, जहाँ दुनिया भर के पौधों और फसलों के बीज महफूज किए गए हैं। इसका मकसद ये है कि अगर दुनिया में कभी कोई बड़ी तबाही आ जाए, जैसे जंग, बीमारी या कहत, तो इन बीजों को निकाल कर दोबारा फसलें उगाई जा सकें। इस वर्ल्ड में कई लाख पौधों के बीज मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया के बहुत से ममालिक ने अपनी कीमती चीज़ों को भी वहाँ रखवाया हुआ है और इस जगह को इंसानियत के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए बनाया गया है। दोस्तों, स्वालबार्ड एक और वजह से भी ख़ास है क्योंकि यहाँ आपको बर्फ़ानी रीछ भी बड़ी तादाद में मिलेंगे। हकीकत ये है कि स्वालबार्ड में इंसानों से ज़्यादा बर्फ़ानी रीछ मौजूद है, इसीलिए यहाँ सफ़र करने के लिए अक्सर हथियार साथ रखने की इजाज़त दी जाती है ताकि अपनी हिफाजत की जा सके। दोस्तों, स्वालबार्ड की एक अनोखी बात यह भी है कि यहाँ लोग जायदाद खरीद नहीं सकते, बस रिहाइश के लिए आ सकते हैं और यहाँ आने के लिए किसी भी किस्म का कोई वीज़ा और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग यहाँ आकर आबाद हो सकते हैं। लेकिन एक और बात सुन लें, यहाँ कोई भी अस्पताल मौजूद नहीं है। जी हाँ, अगर कोई भी इंसान यहाँ बीमार होता है तो उसे 930 किलोमीटर दूर नॉर्वे में ले जाया जाता है। हत्ता कि अगर यहाँ कोई मर भी जाता है तो उसे यहाँ दफनाया नहीं जाता क्योंकि ये सारा इलाका बर्फ से भरा हुआ है और बर्फ के अंदर बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ किसी को भी दफनाया नहीं जाता, बल्कि अगर इंसान मर भी जाता है तो उसकी डेड बॉडी को भी नॉर्वे में जाकर दफनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये इलाका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी हम नॉर्वे की बात करते हैं तो एक नाम लाजमी तौर पर आता है और ये है वाइकिंग्स, जिन्हें हम समंदरी लुटेरों के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, वही खौफनाक, बहादुर और समंदरों के बादशाह जिन्होंने सदियों तक यूरोप में अपनी ताकत के जौहर दिखाए। वाइकिंग्स दरअसल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के बहादुर लोग थे। ये लोग बड़े बड़े लकड़ी के जहाज़ों पर समंदरों में निकलते, नए इलाके दरियाफ्त करते और अक्सर दूसरे मुल्कों पर हमले भी करते थे। इन्हें समंदर के सफ़र में इतनी महारत थी कि आज भी इनके जहाज़ों के डिज़ाइन को दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइंस में शुमार किया जाता है। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जंग में गुजर जाता था। ये लोग अपने मखसूस हेलमेट, जिस पर सींग लगे होते थे, और कुल्हाड़ियों की वजह से पहचाने जाते थे। लेकिन दोस्तों, वाइकिंग सिर्फ लड़ाके नहीं थे, ये ताजिर भी थे और नई ज़मीनों को आबाद करने में भी मशहूर थे। इन्होंने बरतानिया, फ्रांस, रशिया और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों तक अपने जहाज़ ले जाकर वहाँ कदम रखे। हैरत की बात यह है कि तारीख के कई माहिरीन मानते हैं कि वाइकिंग्स कोलंबस से पहले अमेरिका पहुँच गए थे और उन्होंने ही अमेरिका को सबसे पहले दरियाफ्त किया था। नॉर्वे की मौजूदा सकाफत में भी वाइकिंग्स की झलक देखी जा सकती है। आज भी नॉर्वे में कई म्यूजियम्स मौजूद हैं जहाँ वाइकिंग्स के जहाज़, हथियार और रोज़मर्रा की चीज़ें रखी हुई हैं। नॉर्वे वाले अपने वाइकिंग्स माजी पर फख्र करते हैं क्योंकि इन्हीं की बहादुरी और समंदरी महारत ने इस कौम को दुनिया के सामने एक मजबूत पहचान दी। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के मजहब की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की है, जो कि तकरीबन 68% बनती है। इसके बाद यहाँ मुसलमान भी आबाद हैं, जो कि आबादी का तकरीबन 3.3% है। इसके अलावा तकरीबन 3% लोग यहूदी हैं और बाकी आबादी में दूसरे छोटे मज़ाहब शामिल हैं। इस मुल्क में तकरीबन 200 मस्जिदें मौजूद हैं, इसीलिए मुसलमान अपनी इबादत खुले दिल से अंजाम दे सकते हैं।
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ناروے کے لوگ کسی سے بھی زیادہ قریبی تعلق نہیں رکھتے اور وہ اپنے ہی دائرے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب اگر تاریخ کی بات کریں تو ناروے کی تاریخ کا سفر بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس ملک کی بنیاد 872 میں رکھی گئی، پھر 1263 میں نارویئن ایمپائر بنی جس نے پورے خطے پر اپنا اثر چھوڑا۔ 1500 کی دہائی میں ناروے اور ڈنمارک اکٹھے ہو گئے اور تقریباً 300 سال تک دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے، لیکن نپولین کی جنگوں کے بعد 1814 میں ناروے اور ڈنمارک الگ ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1940 میں جرمنی نے ناروے پر قبضہ کر لیا اور 5 سال تک یہ ملک جرمن فوج کے کنٹرول میں رہا، لیکن آخر کار 8 مئی 1945 کو ناروے کو آزادی ملی اور اس کے بعد یہ ملک ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھرا۔ اب اگر معیشت پر بات کریں تو ناروے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل GDP تقریباً $593 بلین ہے، جس کے ساتھ یہ دنیا میں 24ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی سن کر آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $1,18,000 ہے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 3,35,00,000 روپے بنتے ہیں اور انڈین روپے میں یہ تقریباً 1,40,00,000 روپے بنتے ہیں۔ یہاں سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ کتنے امیر اور خوشحال ہیں۔ ناروے کی کرنسی نارویئن کرون ہے، جو پاکستانی تقریباً 26 روپے اور انڈین 8 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک کی معیشت زیادہ تر تیل اور گیس پر انحصار کرتی ہے۔ ناروے دنیا کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک مچھلیوں کی ایکسپورٹ میں بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں جتنی بھی مچھلی ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس ایکسپورٹ کا تقریباً 21% حصہ صرف ناروے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے کسی ایسے ملک میں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں جہاں فری ایجوکیشن ملتی ہو تو آپ کو ناروے ضرور جانا چاہیے۔ یہاں 20 سے زیادہ پبلک یونیورسٹیز موجود ہیں اور ان میں پر سیمسٹر فیس صرف $72 ہے، یعنی پاکستانی کرنسی میں چند ہزار روپے۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے دنیا کے ان چند خوش نصیب ملکوں میں شامل ہے جہاں تعلیم تقریباً مفت ہے۔ جہاں تک فاصلے کی بات ہے تو ناروے پاکستان سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور ہے، لیکن ٹائم زون کے حساب سے یہ صرف 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا کے کئی بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک آج بھی عوام کو وہ سہولتیں نہیں دے سکے جو ناروے نے اپنے چھوٹے سے ملک میں دے دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے نہ صرف حکومت کی دولت کی وجہ سے امیر ہے بلکہ عوام کی خوشحالی کی وجہ سے بھی دنیا میں سب سے آگے کھڑا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو ناروے کی ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناروے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں دنیا کا آخری کنارہ موجود ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی جگہ جہاں کھڑے ہو کر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کا اختتام یہیں پر ہو رہا ہے۔ اس مقام کو نورڈ کیپ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ ناروے کے بالکل شمال میں ہے اور یہاں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے صرف اور صرف سمندر ہوتا ہے، اسی لیے اسے دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر اینڈ آف ورلڈ کا بورڈ بھی لگایا گیا ہے۔ دوستو، ناروے کی یہ حقیقت دنیا کے دوسرے ملکوں میں موجود نہیں ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا کا آخری کنارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ناروے ضرور جانا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا شاندار ناروے کا سفر۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور شاندار سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔